कभी कभी मुर्दा घर की खामोशी जिंदा लोगों के शोर से ज्यादा बहरी होती है। ये एक ऐसी खामोशी है जो कानों में नहीं, रूह में उतरती है। एक ऐसी ठंडक है जो हड्डियों तक को जमा देती है। मैं अर्जुन पिछले 3 सालों से भैरवपुर के सरकारी अस्पताल के इसी मुर्दा घर में काम कर रहा था। मेरे लिए लाशें देखना, उन्हें संभालना और उन्हें बर्फ जैसे ठंडे फ्रीजरों में रखना रोज का काम था। लोग मुझसे पूछते थे, तुम्हें डर नहीं लगता? मैं बस मुस्कुरा देता था। डर जिंदा लोगों से लगता है, मुर्दों से नहीं। मुर्दे शांत होते हैं, वे कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करते। या शायद अब तक मैंने यही सोचा था, उस रात तक जब फ्रीजर नंबर 7 के अंदर से कुंडी खुलने की आवाज आई थी। ये उस काली बारिश वाली रात की बात है जब शहर अपनी चादर ओढ़े सो रहा था और अस्पताल की इमरजेंसी में जिंदगी और मौत अपनी रोज की जंग लड़ रहे थे। मेरे लिए रातें अक्सर शांत होती थीं। मुर्दा घर अस्पताल की मुख्य इमारत से थोड़ा अलग एक पुरानी वीरान सी बिल्डिंग में था। यहाँ सिर्फ 2 ही आवाजें थीं, एक दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक और दूसरा दर्जनों फ्रीजरों के कंप्रेशर की एक लय में चलती हुई भिनभिनाहट। ये भिनभिनाहट मेरे लिए लोरी जैसी थी, एक आश्वासन कि सब कुछ अपनी जगह पर है, सब कुछ नियंत्रण में है। उस रात लगभग 2 बजे वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर ढकेलते हुए लाए। उस पर सफेद चादर से ढकी एक लाश थी। ये कोई नई बात नहीं थी। मैंने रजिस्टर उठाया और उनसे मौत का कारण और मरीज का नाम पूछा। राकेश कुमार, उम्र 42 साल, एडमिन डिपार्टमेंट में काम करता था। बड़ा हंसमुख आदमी था। आज दोपहर ऑफिस में ही दिल का दौरा पड़ा। कोई यकीन ही नहीं कर रहा। एक वार्ड बॉय ने धीमी उदास आवाज में कहा। मैंने नाम सुना तो एक पल को मेरे हाथ कांप गए। राकेश जी, मैं उन्हें जानता था। कभी कभार कैंटीन में या गलियारे में मिल जाते थे। हमेशा मुस्कुराकर हालचाल पूछते थे। और आज वो एक बेजान जिस्म की शक्ल में मेरे सामने इस ठंडे स्टील के स्ट्रेचर पर लेटे थे। मैंने गहरी सांस ली। काम तो काम था, भावनाओं को यहाँ कोई जगह नहीं थी। मैंने रजिस्टर में एंट्री की, जरूरी कागजात पर दस्तखत किए और वार्ड बॉयज को भेज दिया। अब कमरे में सिर्फ मैं और राकेश जी की लाश थी। मैंने धीरे से उनके चेहरे पर से चादर हटाई। चेहरा शांत था, आंखें बंद थीं, जैसे गहरी नींद में सो रहे हों। कोई दर्द, कोई शिकन नहीं। मैंने प्रोटोकॉल के तहत उनके शरीर की जांच की, फिर उन्हें उठाकर स्टील की एक ठंडी मेज पर लिटा दिया। कमरे में फॉर्मेलिन और फिनाइल की एक अजीब सी मिलीजुली गंध फैली हुई थी, जो मौत की अपनी एक अलग महक होती है, उसे दबाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैंने उन्हें फ्रीजर नंबर 7 में शिफ्ट करने का फैसला किया। फ्रीजर का भारी स्टील का दरवाजा एक कर्कश आवाज के साथ खुला। अंदर से बर्फीली हवा मेरे चेहरे से टकराई, जिसमें एक अजीब सी बासी गंध थी। मैंने राकेश जी के जिस्म को ट्रे पर खिसकाया और अंदर ढकेल दिया। दरवाजा बंद करते हुए एक जोरदार खटाक की आवाज हुई। कुंडी लग चुकी थी। मैंने रजिस्टर में लिखा, बॉडी ऑफ राकेश कुमार प्लेस्ड इन फ्रीजर नंबर 7। मेरा काम खत्म हो चुका था। मैं अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें एक अजीब सा पैटर्न बना रही थी। घड़ी की सुई टिक टिक करती हुई आगे बढ़ रही थी। मैं अपनी चाय का कप लेकर खिड़की के पास खड़ा हो गया, बाहर के अंधेरे को घूरते हुए। राकेश जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। मौत कितनी अप्रत्याशित है। अभी कुछ घंटे पहले ये इंसान सांस ले रहा था और अब वो बस एक नंबर है, फ्रीजर नंबर 7 में बंद। तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी, टिक। एक हल्की सी धातु के टकराने की आवाज। मैंने सोचा शायद कोई पुरानी पाइपलाइन से आई होगी। इस बिल्डिंग में ऐसी आवाजें आती रहती हैं। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैं अपनी कुर्सी पर वापस आकर आंखें बंद करके सुस्ताने लगा। कंप्रेशर की भिनभिनाहट अब भी चल रही थी, लेकिन उस एक टिक की आवाज ने जैसे खामोशी के ताने बाने को छेड़ दिया था। खट। इस बार आवाज ज्यादा साफ थी, जैसे कोई दरवाजे की कुंडी से छेड़छाड़ कर रहा हो। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने आंखें खोली और चारों तरफ देखा। कमरे में मेरे सिवा कोई नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था। फिर यह आवाज कहां से आ रही है? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी सांस रोककर सुनने की कोशिश की। कुछ पल के लिए सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बारिश की आवाज आती रही। मैंने सोचा
ये मेरा वहम है, शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। और फिर खटाक, वही आवाज। और इस बार मुझे यकीन हो गया कि ये आवाज कहां से आई थी। ये फ्रीजर नंबर 7 की दिशा से आई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक बर्फीली सिहरन मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। ये नामुमकिन है। फ्रीजर बाहर से लॉक होते हैं, उन्हें अंदर से नहीं खोला जा सकता। फिर ये आवाज कैसी? शायद चूहा होगा, लेकिन एक चूहा इतना भारी स्टील का दरवाजा कैसे हिला सकता है? मेरा दिल अब किसी ढोल की तरह बज रहा था। मैंने धीरे से अपनी कुर्सी से उठा और दबे पांव फ्रीजरों की कतार की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ फर्श की ठंडी टाइलें मेरे पैरों के नीचे और ज्यादा ठंडी महसूस हो रही थी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो जैसे, या शायद ये मेरे अंदर का डर था जो मुझे जमा रहा था। मैं फ्रीजर नंबर 7 के सामने आकर खड़ा हो गया। दरवाजा मजबूती से बंद था, हैंडल अपनी जगह पर था। मैंने उस पर हाथ रखा। स्टील बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ कंप्रेशर का हल्का सा कंपन महसूस हो रहा था। शायद मेरा वहम ही था, मैंने खुद से फुसफुसा कर कहा, अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने की कोशिश करते हुए। मैं वापस अपनी कुर्सी की तरफ मुड़ने ही वाला था कि मुझे कुछ महसूस हुआ। एक बहुत ही धीमी, बहुत ही हल्की सी खरोच। यह आवाज इतनी धीमी थी कि अगर कमरे में जरा सा भी शोर होता तो मैं उसे कभी नहीं सुन पाता। यह आवाज फ्रीजर के दरवाजे के अंदर की तरफ से आ रही थी, जैसे कोई अपने नाखूनों से स्टील को खुरच रहा हो, बाहर निकलने की बेताब कोशिश में। खरोचों के किनारों से स्टील की बारीक कतरनें निकली हुई थी जो टॉर्च की रोशनी में चमक रही थी। मेरे मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई। मेरे हाथ से टॉर्च छूटकर फर्श पर गिर गई और उसकी रोशनी कमरे में बेतहाशा नाचने लगी। ये वहम नहीं था, ये हकीकत थी। अंदर कुछ हुआ था। राकेश जी की लाश ने ये किया था। मैं लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। मेरी पीठ दीवार से जा टकराई। मेरी आंखें उस खुले हुए फ्रीजर पर जमी हुई थी। मैं क्या करूं, किसे बताऊं? अगर मैं किसी को कहूंगा कि मुर्दा घर में एक लाश दरवाजा खरोच रही है तो लोग मुझे पागल समझेंगे। शायद मेरी नौकरी भी चली जाए। तभी मेरी नजर वापस उस लाश पर पड़ी और इस बार जो मैंने देखा उसने मेरे खून को जमा दिया। सफेद चादर जो उनके शरीर पर थी वो अब भी अपनी जगह पर थी, लेकिन उनके पैरों की तरफ से चादर के नीचे एक हल्का सा उभार था और वो उभार धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे चादर के नीचे कोई चीज रेंग रही हो, बहुत धीरे लेकिन साफ तौर पर। मैं अपनी जगह पर जम गया। मेरे शरीर के हर हिस्से ने हिलने से इनकार कर दिया था। मेरी आंखें उस हरकत पर टिकी हुई थी। वो उभार धीरे धीरे उनके घुटनों से होता हुआ उनके पेट की तरफ पड़ रहा था। ये कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं हो सकता था। ये हरकत ज्यादा बड़ी और ज्यादा सजीव थी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। कौन है? मेरी आवाज एक डरी हुई फुसफुसाहट में बदल गई थी। कमरे में मेरी आवाज गूंज कर रह गई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन चादर के नीचे की वो हरकत रुक गई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, इतना शांत कि मुझे अपने कानों में अपने ही खून का बहाव सुनाई देने लगा। और फिर अचानक चादर के नीचे से राकेश जी के सीने के पास से एक हाथ बाहर निकला। ये एक सामान्य हाथ नहीं था। उसकी त्वचा पीली और मोम जैसी पड़ चुकी थी। उंगलियां लंबी और पतली थीं और नाखून काले और टूटे हुए थे। उन्हीं नाखूनों से वे खरोंचे बनी थी। हाथ एक पल के लिए हवा में ठहरा, जैसे कुछ तलाश रहा हो। फिर वो धीरे धीरे नीचे आया और स्ट्रेचर की स्टील की ट्रे को पकड़ लिया। खचाक की एक तेज आवाज आई जब उन लंबे नाखूनों ने स्टील को पकड़ा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। बस एक ही ख्याल था, यहां से बाहर निकलो। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। मैंने उसे जोर जोर से खींचा, धक्का दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, जैसे किसी ने उसे बाहर से जाम कर दिया हो। कोई है? दरवाजा खोलो, मदद करो।
मैं दरवाजा पीटते हुए चिल्लाने लगा। मेरी आवाज उस वीरान गलियारे में खोकर रह गई। इस वक्त रात में यहां कोई नहीं आता था। तभी मुझे अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी घिसटने की आवाज। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। फ्रीजर नंबर 7 की ट्रे अब आधी बाहर निकली हुई थी और राकेश जी का शरीर अब उस पर बैठा हुआ था। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। सफेद चादर अब उनके कंधों से नीचे खिसक चुकी थी, उनकी पीली पड़ चुकी बैक को उजागर कर रही थी। उनके सिर के बाल गीले थे और गर्दन पर चिपके हुए थे। वो 1 इंच भी नहीं हिले, बस वहां बैठे रहे। लेकिन उनका वहां बैठना ही किसी चलती फिरती लाश से 1000 गुना ज्यादा डरावना था। वो खामोशी, वो ठहराव, उसमें कुछ ऐसा था जो अप्राकृतिक था, जो कायनात के हर नियम के खिलाफ था। कमरे का तापमान अब असहनीय रूप से ठंडा हो चुका था। मेरे मुंह से भाप निकल रही थी। फ्रीजरों के कंप्रेसर की धिनभिनाहट भी अब धीमी पड़ती जा रही थी, जैसे कोई अनजानी ताकत इस जगह की सारी ऊर्जा को खींच रही हो। तभी उस लाश ने अपना सिर हिलाया, बहुत धीरे धीरे। एक ऐसी हरकत जो किसी पुराने जंग लगे हुए मशीन के हिस्से जैसी थी। कड़र की एक सूखी हड्डी चटकने जैसी आवाज आई जब उनकी गर्दन मुड़ी और वो धीरे धीरे मेरी तरफ घूमना शुरू किया। उनकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थी, वे झटकेदार और अधूरी थीं, जैसे कोई कठपुतली हो जिसे कोई अनाड़ी नचा रहा हो। उनका चेहरा अभी भी नीचे झुका हुआ था, बालों से ढका हुआ। मैं दीवार से चिपक गया, मेरी सांसें रुक चुकी थी। मैं अपनी मौत को अपनी तरफ घूमते हुए देख रहा था। जैसे ही उनका शरीर पूरी तरह से मेरी तरफ घूमा, कमरे की इकलौती ट्यूबलाइट जोर जोर से छपकने लगी। एक पल के लिए रोशनी, एक पल के लिए अंधेरा। और हर बार जब रोशनी आती, मैं उनके शरीर को थोड़ा और साफ देख पाता। और फिर ट्यूबलाइट एक जोरदार फस की आवाज के साथ बुझ गई। कमरे में घना दमघोटू अंधेरा छा गया। अब कोई आवाज नहीं थी, ना घड़ी की, ना बारिश की, ना कंप्रेसर की। सिर्फ मेरे दिल की धड़कनें और मेरी तेज चलती सांसें। और उस अंधेरे में मेरे सामने बैठी उस लाश की मौजूदगी का एहसास। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा दिल इस उम्मीद में बैठा था कि शायद ये सब एक भयानक सपना है और अभी मेरी आंख खुल जाएगी। तभी उस खामोशी को एक आवाज ने तोड़ा, एक गीली खुरखुराती हुई आवाज, जैसे किसी के फेफड़ों में पानी भर गया हो और वो सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। और फिर उस आवाज के साथ 2 शब्द सुनाई दिए, 2 शब्द जो राकेश जी की ही आवाज में थे, लेकिन वो आवाज अब गहरी, खोखली और किसी कब्र से आती हुई लग रही थी। बहुत ठंड है। मेरे पैरों तले की जमीन सचमुच खिसक गई। मैं फर्श पर गिर पड़ा। वो बोल सकता था, वो मुर्दा बोल रहा था। मैं घिसटते हुए पीछे हटने की कोशिश करने लगा। तभी फर्श पर गिरी टॉर्च पर मेरा हाथ पड़ा। मेरे कांपते हाथों ने उसे उठाया और बटन दबाया। एक पल के बाद टॉर्च की पीली रोशनी ने अंधेरे को चीरा। और जो मैंने उस रोशनी में देखा, उसके लिए मैं जिंदगी भर तैयार नहीं हो सकता था। रोशनी सीधे उस लाश पर पड़ी। वो अब भी ट्रे पर बैठा हुआ था, लेकिन अब उसने अपना सिर उठा लिया था। उसका चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा! उसकी त्वचा खिंची हुई और पीली थी, गाल अंदर धंस गए थे, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। और वे खाली नहीं थीं, वे पूरी तरह से सफेद थीं, बिना किसी पुतली के, जैसे संगमरमर के 2 कंचे किसी ने लगा दिए हों। और उन सफेद आंखों से गाढ़ा काला खून आंसुओं की तरह बहकर उसके गालों पर लकीरें बना रहा था। उसका मुंह हल्का सा खुला हुआ था और उसके होंठ नीले पड़ चुके थे, वही होंठ जिनसे अभी अभी आवाज आई थी। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मैं खौफ से कांपता हुआ एक जिंदा इंसान, और वो एक नासमझ पहेली
जो मौत के पार से लौट आई थी। वो सफेद आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। उनमें कोई भाव नहीं था, ना गुस्सा ना दुख, बस एक खालीपन, एक ऐसा खालीपन जो किसी ब्लैक होल की तरह मेरी सारी हिम्मत और उम्मीद को अपने अंदर खींच रहा था। और फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। उसके नीले होंठ धीरे धीरे खिंचने लगे। ये एक मुस्कुराहट नहीं थी, ये एक वहशियाना खिंचाव था जिसने उसके चेहरे को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। और जब उसके होंठ खिंचे तो मैंने देखा कि उसके दांतों के बीच मांस का एक छोटा सा काला टुकड़ा फंसा हुआ था। मेरा दिमाग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरे सामने की दुनिया घूमने लगी। अंधेरा मेरे चारों तरफ से मुझे निगलने लगा। मेरे बेहोश होने से पहले मैंने एक आखिरी चीज देखी। उस लाश ने अपना वही लंबा नाखूनों वाला हाथ उठाया और धीरे धीरे अपनी सफेद आंखों की तरफ ले गया, जैसे वो कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हो। और फिर सब कुछ स्याह हो गया। जब अगली सुबह रामलाल काका, जो सुबह की शिफ्ट में काम करते थे, ने दरवाजा खटखटाया तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला तो मुझे फर्श पर बेहोश पाया। मुर्दा घर की लाइट बंद थी और फ्रीजर नंबर 7 का दरवाजा पूरा खुला हुआ था। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर था। डॉक्टर ने कहा कि मैं शायद ज्यादा काम और तनाव की वजह से बेहोश हो गया हूं। मैंने उन्हें उस रात की घटना के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन मेरे शब्द मेरे गले में ही अटक गए। कौन मेरी बात पर यकीन करता? मैंने रामलाल काका से पूछा, काका, फ्रीजर नंबर 7, राकेश जी की बॉडी? रामलाल काका ने एक गहरी सांस ली। बेटा, वही तो अजीब बात है। जब मैंने सुबह फ्रीजर देखा तो वो खाली था। राकेश की लाश वहां नहीं थी। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। खाली? मतलब उनके घर वाले ले गए होंगे? मैंने एक कमजोर सी उम्मीद के साथ पूछा। रामलाल काका ने नामे सिर हिलाया। नहीं बेटा, रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मुर्दा घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था जब मैं आया। लाश अपने आप निकलकर दरवाजा अंदर से बंद करके कैसे जा सकती है? उनकी बात मेरे कानों में किसी हथौड़े की तरह लगी। वो लाश चली गई थी। वो अब मुर्दा घर में नहीं थी, वो बाहर थी, इस शहर में कहीं भी। और मैं जानता था कि उसकी वो सफेद पथराई हुई आंखें मुझे ढूंढ रही होंगी। ये अंत नहीं था, ये तो बस खौफनाक सिलसिले की एक वहशियाना शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी की शुरुआत जिसका हर पन्ना खून और दहशत से लिखा जाना बाकी था। अस्पताल के उस सफेद बिस्तर पर लेटे हुए मेरे कानों में रामलाल काका के शब्द किसी जहर की तरह घुल रहे थे। फ्रीजर खाली था, दरवाजा अंदर से बंद था। ये वाकई नहीं, मेरे लिए मौत का फरमान था। इसका मतलब था कि जो मैंने देखा वो कोई सपना या वहम नहीं था, वो हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जो विज्ञान और तर्क के हर नियम को तोड़कर मेरे सामने खड़ी थी। राकेश जी की लाश, वो बेजान जिस्म जिसकी आंखें संगे मरमर की थीं और आंसू खून के, अब आज़ाद थी। और मैं अकेला था जो इस भयानक सच को जानता था। अगले 2 दिन मेरे लिए किसी नरक से कम नहीं थे। अस्पताल के मनोवैज्ञानिक और सीनियर डॉक्टर मुझसे रोज घंटों सवाल जवाब करते। डॉक्टर वर्मा, अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर, एक सख्त और सुलझे हुए इंसान थे। उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ 2 ही भाव थे, या तो मैं झूठ बोल रहा था या फिर मैं पागल हो चुका हूँ। अर्जुन, उन्होंने एक दिन मुझसे अपने ऑफिस में कहा। उनकी आवाज़ में कोई हमदर्दी नहीं थी। हमें तुम्हारी कहानी पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक लाश अपने आप फ्रीजर से निकलकर दरवाज़ा अंदर से बंद करके गायब नहीं हो सकती। पुलिस भी इस मामले को देख रही है। उनका शक है कि ये बॉडी ट्रैफिकिंग का मामला है और शायद कोई अंदर का आदमी मिला हुआ है। उनकी आखिरी लाइन एक तीर की तरह मेरे सीने में लगी। शक की सुई मेरी तरफ घूम रही थी। मेरे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। मैं उन्हें कैसे बताता कि गुनहगार कोई इंसान नहीं बल्कि मौत खुद है जो अपने नियमों को भूल बैठी है। मैंने कांपती आवाज़ में फिर से वही दोहराया, डॉक्टर साहब, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। वो जिंदा था। उसने मुझसे बात की। डॉक्टर वर्मा ने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गए। अर्जुन, देखो, तुम एक अच्छे कर्मचारी रहे हो, लेकिन मुर्दा घर में काम करने का तनाव बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी हमारा दिमाग ऐसी चीज़ें देखने लगता है जो होती नहीं है। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं।
मैं तुम्हें 1 महीने की छुट्टी पर भेज रहा हूँ। आराम करो, शहर से कहीं बाहर घुमाओ। जब तुम बेहतर महसूस करो तब हम आगे की बात करेंगे। ये छुट्टी नहीं, एक सज़ा थी। मुझे मेरे काम से उस जगह से दूर किया जा रहा था जहाँ शायद मुझे कोई सुराग मिल सकता था। उन्होंने मेरी बात को सिरे से खारिज कर दिया था। मेरे लिए अस्पताल के दरवाजे बंद हो चुके थे। मैं अकेला पड़ गया था अपने डर और उस खौफनाक सच के साथ। अस्पताल से निकलकर मैं अपने छोटे से किराए के कमरे पर आ गया। यह कमरा हमेशा से मेरा सुकून का कोना रहा था, लेकिन आज यहाँ की हर चीज़ मुझे काट खाने को दौड़ रही थी। खिड़की से आती रोशनी भी एक अनजाने डर का एहसास करा रही थी। मैं जानता था जब तक वो लाश बाहर है मैं कहीं भी महफूज नहीं हूँ। उसकी वो सफ़ेद आंखें, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो शहर की किसी अंधेरे कोने से, किसी खिड़की के पीछे से मुझे अब भी देख रही हैं। पहली रात मेरे लिए क़यामत की रात थी। मैंने कमरे की सारी लाइटें जला रखी थी। दरवाजे पर अंदर से 2-2 तारे लगा दिए थे, लेकिन डर दीवारों और तालों का मोहताज नहीं होता। वो तो सांसों में बस जाता है। हर आहट पर मेरा दिल उछलकर हलक में आ जाता। बाहर गली में किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी मुझे ऐसा महसूस कराती जैसे वो आ गया है। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। बस बिस्तर पर बैठा उस रात के बारे में सोचता रहा। राकेश जी का वो मुस्कुराता चेहरा और फिर वो भयानक बिगड़ा हुआ रूप। वो अपनी कब्र जैसी खोखली आवाज़ में क्या कह रहे थे? बहुत बहुत ठंड है। ये वाक्य मेरे दिमाग में किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह घूम रहा था। इसका क्या मतलब था? क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे या फिर ये सिर्फ एक बेमतलब की बड़बड़ाहट थी? और वो मुस्कान, वो वहशियाना खिंचाव और उसके दांतों में फंसा मांस का वो टुकड़ा, वो क्या था? क्या उसने किसी को खाया था? ये ख्याल आते ही मेरे पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। अगली सुबह मैं थका हुआ और डरा हुआ उठा। आईने में अपनी शक्ल देखी तो पहचान नहीं पाया। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए थे। चेहरा पीला पड़ चुका था। मुझे लगा अगर मैं ऐसे ही डर कर बैठा रहा तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। अगर पुलिस और डॉक्टर मेरी मदद नहीं कर रहे हैं तो मुझे खुद ही कुछ करना होगा। मुझे जानना था कि राकेश जी के साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या उनकी मौत स्वाभाविक थी या इसके पीछे कोई और राज था? यही सोचकर मैं निकल पड़ा। मेरा पहला पड़ाव था अस्पताल का रिकॉर्ड रूम। मैं अब भी अस्पताल का कर्मचारी था तो अंदर जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैंने जानबूझकर लंच का समय चुना जब वहां भीड़ कम होती है। रिकॉर्ड रूम में शर्मा जी बैठते थे, एक अधेड़ उम्र के पतले दुबले और हमेशा घबराए रहने वाले क्लर्क। अरे अर्जुन, तुम, मैंने सुना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे देखकर हैरानी से कहा। हाँ शर्मा जी, बस थोड़ा बेहतर हूँ। सोचा जरा घूम आऊं। मैंने बहाना बनाया। मुझे बस एक छोटी सी मदद चाहिए थी। वो जो राकेश कुमार जी की डेथ हुई थी, एडमिन डिपार्टमेंट वाले, उनकी फाइल देखनी थी। कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी रह गई थी। ये एक सरासर झूठ था। शर्मा जी ने घबराकर इधर उधर देखा। राकेश जी की फाइल? अरे बेटा, उस फाइल को तो पुलिस वाले सुबह ही ले गए। बड़ा बवाल मचा हुआ है। कह रहे हैं बॉडी गायब हो गई है। तुम्हें तो पता ही होगा, तुम तो ड्यूटी पर थे। उनकी आंखों में मेरे लिए डर और शक का मिला जुला भाव था। मेरा दिल बैठ गया। अब मैं फाइल भी नहीं देख सकता था। ओह, अच्छा, कोई बात नहीं। मैं निराश होकर मुड़ने ही वाला था कि शर्मा जी ने अपनी आवाज धीमी करके मुझे पास बुलाया। एक बात कहूं अर्जुन, किसी से कहना मत, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। राकेश जी की मौत जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। मेरे कान खड़े हो गए। क्या मतलब शर्मा जी? वो पिछले कुछ हफ्तों से बहुत परेशान थे। हमेशा चुप चुप रहते थे। देर रात तक ऑफिस में रुककर कुछ पुरानी फाइलें खंगालते रहते थे। मैंने 1-2 बार पूछा भी तो टाल गए। कहते थे कुछ पुराने हिसाब किताब में गड़बड़ी है, उसे ठीक कर रहा हूँ। लेकिन वो बहुत डरे हुए लगते थे, जैसे उन्हें किसी बात का खतरा हो। पुरानी फाइलें? कैसी फाइलें शर्मा जी? पता नहीं बेटा, लेकिन वो फाइलें बहुत पुरानी थीं। हमारे स्टोर रूम के सबसे पिछले हिस्से में पड़ी रहती थीं। कहते थे कि अस्पताल के शुरुआती दिनों के कुछ रिकॉर्ड्स हैं। ये एक बड़ा सुराग था। राकेश जी की मौत शायद सिर्फ एक हार्ट अटैक नहीं थी। वो किसी चीज़ की तहकीकात कर रहे थे और शायद उसी तहकीकात की वजह से। लेकिन इसका उनके जिंदा हो जाने से क्या ताल्लुक हो सकता है? शर्मा जी से बात करके मैं बाहर निकल आया। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। पुरानी फाइलें, हिसाब किताब में गड़बड़ी। क्या राकेश जी ने अस्पताल के किसी पुराने घोटाले का पर्दाफाश कर लिया था? क्या इसीलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया? मैं इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। शाम ढल रही थी। सड़कों पर भीड़ भाड़ थी, लेकिन मुझे उस भीड़ में भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस हो रहा था। मुझे बार बार लग रहा था कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। मैं बार बार पलट कर देखता, पर मुझे कोई परिचित चेहरा नजर नहीं आता।
जब मैं अपनी गली में मुड़ा तो मेरा दिल जोर से धड़का। मेरी गली के नुक्कड़ पर एक लैंप पोस्ट के नीचे एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने एक लंबा पुराना सा ओवरकोट पहन रखा था जो इस मौसम में बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन जिस चीज ने मेरा खून सुखा दिया वो था उसका खड़े होने का अंदाज। वो बिल्कुल सीधा अकड़ा हुआ खड़ा था, जैसे उसके शरीर में कोई लचक ही ना हो, और उसके आसपास की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो मैं यहां से भी महसूस कर सकता था। मैंने अपने कदम धीमे कर लिए। मेरा दिल कह रहा था कि ये कोई आम इंसान नहीं है। मैंने अपनी नजरें उस पर गड़ा दी। वो हिल नहीं रहा था, बस खड़ा था। तभी गली के कुत्ते ने उसे देखकर भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन वो कुत्ता भौंकते भौंकते अचानक चुप हो गया और दुम दबाकर वहां से भाग गया, जैसे उसने कोई बहुत ही भयानक चीज देख ली हो। अब मुझे यकीन हो गया, ये वही है, राकेश। मैं डर के मारे जम गया। मेरे पैर जमीन में गड़ गए थे। भागूं या छिप जाऊं, मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही उस शख्स ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाना शुरू किया। वही धीमी, झटकेदार, अप्राकृतिक हरकत, कर कि वही हड्डी चटकने जैसी आवाज अंधेरे में गूंजी और मेरा दिल मेरे मुंह में आ गया। मैं ये देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैं उल्टे पांव घूमा और बेतहाशा भागने लगा। मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस मैं उस जगह से, उस चीज से दूर जाना चाहता था। मैं भागता रहा, गलियों में, सड़कों पर, बिना पीछे मुड़ के देखे। मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट नहीं सुनाई दी, लेकिन मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। वो ठंडक, वो मौत की गंध, वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। काफी देर तक भागने के बाद मैं एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में आके रुका। मेरी सांसें फूली हुई थी और मैं पसीने में तरबतर था। मैंने चारों तरफ देखा। यहाँ बहुत सारे लोग थे, दुकानें थीं, शोर था। मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ महफूज हूँ। मैंने एक बेंच पर बैठकर अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश की। क्या वो सच में वही था, या ये सिर्फ मेरा डर था जो मुझे हर जगह उसे देखने पर मजबूर कर रहा था? मैं खुद को यकीन दिलाना चाहता था कि ये मेरा वहम है, लेकिन मेरे अंदर का डर इस बात को मानने को तैयार नहीं था। लगभग 1 घंटा वहीं बैठने के बाद जब मुझे लगा कि खतरा टल गया है, तो मैंने घर जाने का फैसला किया। इस बार मैंने लंबा रास्ता लिया, मुख्य सड़क से होकर। जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो रात के 10 बज चुके थे। मैंने जल्दी से ताला खोला और अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में अंधेरा था। मैंने कांपते हाथों से स्विच बोर्ड टटोला और लाइट जलाई, और जो मैंने देखा उसके बाद मेरी चीख मेरे हलक में ही दबकर रह गई। कमरे के बीचों बीच फर्श पर पानी का एक छोटा सा गंदा पोखर बना हुआ था, और उस पोखर के पास 2 गीले कीचड़ सने पैरों के निशान थे। ये निशान दरवाजे से शुरू होकर कमरे के बीच तक आए थे और फिर गायब हो गए थे, जैसे कोई वहां तक चलकर आया और फिर हवा में घुल गया। लेकिन यह सबसे डरावनी चीज नहीं थी। सबसे डरावनी चीज थी वो जो मेरे बिस्तर पर रखी हुई थी। मेरे तकिए के ऊपर एक छोटी सी पीली पड़ चुकी पर्ची रखी हुई थी। ये मुर्दा घर में लाशों की उंगलियों या पैर के अंगूठे पर बांधा जाने वाला टैग था। मैंने लड़खड़ाते कदमों से बिस्तर तक की दूरी तय की। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने वो टैग उठाया। उस पर स्याही से लिखा हुआ था, नाम राकेश कुमार, फ्रीजर नंबर 7। वो यहां आया था, मेरे बंद कमरे के अंदर। वो मेरे बिस्तर तक आया था। उसने मेरे लिए ये संदेश छोड़ा था, मैं जानता हूं तुम कहां रहते हो, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। मैं वहीं फर्श पर बैठ गया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। डर की कोई इंतहा नहीं होती, ये मुझे उस दिन समझ आया। मैं अपने ही घर में कैद था और शिकारी बाहर नहीं, मेरे साथ ही कहीं मौजूद था। वो मुझे डरा रहा था, मुझे तोड़ रहा था। पर क्यों? वो मुझसे क्या चाहता था? मुझे शर्मा जी की बात याद आई। पुरानी फाइलें, राज, शायद उन फाइलों में ही सारे सवालों के जवाब थे। शायद उन फाइलों में ये भी लिखा था कि राकेश को किसने और क्यों मारा। और शायद वो चाहता था कि मैं उन फाइलों को ढूंढूं। शायद वो अपना बदला लेना चाहता था और उसके लिए उसे मेरी जरूरत थी। यह ख्याल जितना डरावना था उतना ही मुझे एक मकसद भी दे रहा था। अब मेरे पास डर कर बैठने के अलावा एक और रास्ता था। मुझे उन फाइलों तक पहुंचना था। मुझे राकेश की मौत का सच जानना था। लेकिन एक और सवाल मेरे जहन में कौन रहा था, वो दांतों में फंसा मांस का टुकड़ा। अगर राकेश को किसी ने मारा था तो क्या उसने मरने से पहले अपने कातिल को काटा था, या फिर जिंदा होने के बाद उसने अपना पहला शिकार अपने कातिल को ही बनाया था? मेरे शरीर में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। उसी रात मैंने एक फैसला किया, मैं अब और भागूंगा नहीं, मैं इस खौफ की जड़ तक जाऊंगा। मैं राकेश के घर जाने का फैसला कर चुका था।
मुझे यकीन था कि फाइलें वहीं मिलेंगी। ये बहुत डरावना था। हो सकता है वहां मुझे मौत का सामना करना पड़े, लेकिन अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। आधी रात के करीब जब शहर सो चुका था, मैं अपने घर से निकला। मैंने अपनी जेब में एक छोटी टॉर्च और एक पेचकस रख लिया था, ताला तोड़ने के काम आएगा। राकेश जी का पता मुझे अस्पताल के रिकॉर्ड से मालूम था। उनका घर शहर के एक पुराने सुनसान इलाके में था। जब मैं उनकी गली में पहुंचा तो वहां घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उनका घर एक पुराना 2 मंजिला मकान था, जिसकी खिड़कियों पर अंधेरे का पहरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर महीनों से वीरान हो। मैंने इधर उधर देखा, गली में कोई नहीं था। मैंने हिम्मत करके गेट फांदा और दबे पांव मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर एक बड़ा सा पीतल का ताला लगा हुआ था। मैंने जेब से पेचकस निकाला और उसे ताले में फंसाकर घुमाने की कोशिश करने लगा। मेरे हाथ डर और हड़बड़ाहट में कांप रहे थे। हर छोटी सी खटक पर मैं चौंक कर पीछे देख लेता था। काफी मशक्कत के बाद एक तेज आवाज के साथ ताला खुल गया। मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजे को धकेला। चर्र की एक दिल दहला देने वाली आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर से एक अजीब सी बासी सीलन भरी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, जिसमें फिनाइल की हल्की सी महक भी मिली हुई थी, जैसे यहां मौत के बाद सफाई की गई हो। मैंने अंदर कदम रखा और दरवाजा धीरे से भिड़ा दिया। टॉर्च जलाकर चारों तरफ रोशनी डाली। घर में सामान बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस ने तलाशी ली हो। मुझे स्टडी रूम ढूंढना था जहां फाइलें हो सकती थीं। मैं ड्राइंग रूम से होता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा, तभी मेरी नजर एक दीवार पर पड़ी। वहां राकेश जी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। वो मुस्कुरा रहे थे, वही जिंदा दिल हंसमुख मुस्कान। उस तस्वीर को देखकर एक पल के लिए भी यकीन करना मुश्किल था कि ये इंसान अब एक चलता फिरता खौफ बन चुका है। मुझे एक दरवाजा दिखा जो शायद स्टडी का था। उस पर ताला नहीं था, बस अंदर से बंद था। मैंने हैंडल घुमाया, वो जाम था। मैंने थोड़ा जोर लगाया और एक झटके से दरवाजा खोल दिया। कमरा छोटा था। एक मेज, कुर्सी और दीवारों पर अलमारियां थीं जिनमें फाइलें और किताबें भरी पड़ी थीं। यही वो जगह होनी चाहिए। मैंने टॉर्च की रोशनी में फाइलों के शीर्षक पढ़ने शुरू किए। ज्यादातर अस्पताल के अकाउंट्स से जुड़ी थीं। तभी मुझे ऊपर की मंजिल से एक आवाज सुनाई दी, टॉप, जैसे पानी की एक बूंद फर्श पर गिरी हो। मैं अपनी जगह पर जम गया। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने टॉर्च बुझा दी और अपनी सांस रोककर सुनने लगा। घर में मेरे सिवा और कौन हो सकता है? कुछ देर तक खामोशी रही। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। मैंने वापस टॉर्च जलाई। टप टप। इस बार आवाज ज्यादा साफ थी और लगातार आ रही थी। यह आवाज ऊपर की मंजिल से सीढ़ियों की दिशा से आ रही थी। कोई या कुछ ऊपर था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं दरवाजे की तरफ पलटा कि चुपचाप यहां से निकल जाऊं, लेकिन मेरा शरीर अब जिज्ञासा और डर के बीच फंस चुका था। मैं जानना चाहता था कि ऊपर कौन है। तभी वो आवाज बदल गई। अब वो टप टप की नहीं, बल्कि एक धीमी घिसटने की आवाज थी, जैसे कोई भारी चीज को फर्श पर घसीट रहा हो। और उस आवाज के साथ मुझे एक और आवाज सुनाई दी, जिसने मेरे पैरों तले की जमीन खींच ली। एक गीली, घुर्राती हुई सांस लेने की आवाज। वही आवाज जो मैंने मुर्दा घर में सुनी थी। वो यही था, इसी घर में, ऊपर की मंजिल पर। मैं दहशत के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी आंखें स्टडी रूम के दरवाजे पर जमी हुई थीं, जो हॉल में खुलता था। हॉल के दूसरे सिरे पर ऊपर जाने वाली सीढ़ियां थीं। घिसटने की आवाज अब बंद हो गई और उसकी जगह एक नई आवाज ने ले ली। सीढ़ियों की लकड़ी के चरमराने की आवाज। चर खचाक। कोई नीचे आ रहा था, बहुत धीरे धीरे,
हर कदम के साथ एक चरमराने की आवाज आती और उसके बाद एक गीली खचाक की आवाज, जैसे कोई कीचड़ में सना हुआ पैर लकड़ी पर रख रहा हो। चर खचाक आवाज नजदीक आ रही थी। मैं जानता था कि अगर मैं यहीं खड़ा रहा तो कुछ ही पलों में वो मेरे सामने होगा। मैंने अपने दिमाग को दौड़ाया। खिड़की, स्टडी रूम में एक खिड़की थी जो पीछे के आंगन में खुलती थी। मैं दबे पांव खिड़की की तरफ बढ़ा। सीढ़ियों से आने वाली आवाज हर पल और साफ होती जा रही थी। चर खचाक। मैंने खिड़की की चटकनी खोली। वो जंग की वजह से जाम थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई। बाहर सीढ़ियों पर अब खामोशी छा गई थी। वो नीचे पहुंच चुका था। खट की आवाज के साथ खिड़की की चटकनी खुल गई। मैंने उसे धकेला और बिना कुछ सोचे समझे बाहर कूद पड़ा। ज्यादा ऊंचाई नहीं थी। मैं पीछे के गीले घास वाले आंगन में गिरा। मैंने उठकर घर की तरफ देखा और मेरी रूह कांप गई। ऊपर की मंजिल की एक खिड़की से अंधेरे में एक पीला चेहरा मुझे घूर रहा था और उस चेहरे पर 2 सफेद चमकती हुई आंखें थी। उसने मुझे देख लिया था। मैं वहां एक पल भी नहीं रुका। मैं उठा और दीवार फांद कर गली में भागा। मैं भागता रहा जब तक कि उस घर से, उस गली से, उस इलाके से बहुत दूर नहीं आ गया। मैं जानता था ये खेल अब और खतरनाक हो चुका था। वो सिर्फ मुझे डरा नहीं रहा था, वो मुझे कहीं बुला रहा था, किसी जाल में फंसा रहा था। राकेश का घर एक जाल था और मैं एक चूहे की तरह उस जाल में जाकर फंस गया था। मैं बचकर निकल आया था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि वो मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। उसने मुझे अपने घर में आने दिया, उसने मुझे फाइलों तक पहुंचने दिया और फिर उसने अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। क्यों? शायद वो चाहता था कि मैं कुछ ढूंढूं, कुछ ऐसा जो उसके घर में ही था, और शायद वो ये भी चाहता था कि मैं वापस आऊं। डर की एक खासियत होती है, वो आपको भागने पर मजबूर करता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो आपके पीछा करने का मजा ले सके। मैं भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए, उस घर से, उस गली से, उस वहशत से दूर। लेकिन मैं कितना भी तेज भागता, मेरे सहन में अटकी वो 2 सफेद चमकती हुई आंखें मुझसे ज्यादा तेज थीं। मैं जानता था कि मैं भाग नहीं सकता। वो राकेश की लाश मुझे जाने नहीं देगी। उसने मुझे अपने घर में आने दिया और फिर मुझे भागने पर मजबूर किया। ये एक खेल था, उसका बिछाया हुआ एक जाल, और वो चाहता था कि मैं इस खेल को समझूं। अगली सुबह का सूरज मेरे लिए कोई उम्मीद लेकर नहीं आया। वो बस रात के अंधेरे को एक बेरंग फीकी रोशनी से बदल रहा था। मैं पूरी रात अपने कमरे में एक कोने में दुबका बैठा रहा। हर आहट, हर साय से मेरा दिल दहल जाता था। मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो मैं ये शहर, ये देश छोड़कर कहीं भाग जाऊं और अपनी पूरी जिंदगी एक भगोड़े की तरह इस डर के साए में गुजार दूं, या फिर मैं वापस जाऊं। मैं उस घर में वापस जाऊं और उस राज को खोज निकालूं जिसके लिए राकेश की जान गई और शायद जिसके लिए ही उसकी लाश वापस लौटी है। भागने का ख्याल एक पल के लिए बहुत लुभावना लगा, लेकिन फिर मेरे सामने उसका चेहरा आ गया। वो चेहरा नहीं जो मुस्कुराता था, बल्कि वो चेहरा जिसकी आंखें सफेद थीं और होंठ नीले, और उसकी वो खोखली आवाज, बहुत ठंड है। मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या वो सिर्फ बदला चाहता था, या वो किसी तरह की मदद मांग रहा था? क्या वो उस ठंड से, उस अकेलेपन से, उस मौत और जिंदगी के बीच की कैद से आजादी चाहता था? मेरे अंदर का डर धीरे धीरे एक अजीब सी जिद में बदल रहा था। मैं अब और शिकार नहीं बने रहना चाहता था। अगर मरना ही है तो मैं सच जानकर मरूंगा। मैंने फैसला कर लिया था। मैं वापस राकेश के घर जाऊंगा, लेकिन इस बार रात में नहीं, दिन के उजाले में। शायद दिन की रोशनी में मेरा डर कुछ कम हो। मैंने एक छोटा सा बैग तैयार किया। उसमें एक बड़ी टॉर्च, एक हथौड़ी, कुछ पानी की बोतलें और हिम्मत का वो बचा खुचा कतरा रखा जो मेरे अंदर अब भी बाकी था। दोपहर के करीब जब सड़कें सबसे ज्यादा व्यस्त होती हैं,
मैं उस इलाके की तरफ निकल पड़ा। राकेश की गली अब भी उतनी ही सुनसान थी, बस दिन के उजाले में उसका वीरानापन और ज्यादा चुभ रहा था। घर वैसा ही खड़ा था, खामोश और उदास, जैसे कोई पुराना मकबरा हो जो अपने अंदर एक भयानक राज दफनाए हुए हो। पीछे के रास्ते से जहां से मैं कूदा था, मैं वापस आंगन में दाखिल हुआ। वो खिड़की अब भी खुली हुई थी। मैंने हथौड़ी की मदद से खुद को ऊपर चढ़ाया और स्टडी रूम के अंदर दाखिल हो गया। अंदर सब कुछ वैसा ही था, बिखरी हुई फाइलें, मेज, कुर्सी और हवा में वही बासी सीलन भरी गंध। दिन के उजाले के बावजूद कमरे के कोनों में अंधेरा जमा हुआ था। मैंने अपनी टॉर्च जलाई। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं हर पल उस घिसटने की आवाज या उन चरमराती सीढ़ियों की आवाज सुनने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वहां एक कब्र जैसी खामोशी थी। मेरा मकसद साफ था, मुझे वो पुरानी फाइलें ढूंढनी थीं जिनका जिक्र शर्मा जी ने किया था। मैंने अलमारियों को खंगालना शुरू किया। ज्यादातर फाइलें हाल के सालों की थीं, अकाउंट्स, परचेज ऑर्डर, स्टाफ रिकॉर्ड्स। कुछ भी ऐसा नहीं था जो संदिग्ध लगे। घंटे बीत गए, सूरज ढलने लगा था और खिड़की से आती रोशनी नारंगी पड़ रही थी। मेरे हाथ धूल और हताशा से भर चुके थे। मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। मैं थक कर जमीन पर बैठ गया। क्या मेरा यहां आना बेकार था? क्या वो राज कहीं और दफन है? मैं हताश होकर कमरे को देख रहा था कि मेरी नजर मेज के नीचे पड़ी। मेज के नीचे फर्श पर बिछे पुराने कालीन का एक कोना थोड़ा सा उठा हुआ था। ये बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन उस वक्त मुझे वो कोना अपनी तरफ खींचता हुआ महसूस हुआ। मैं घुटनों के बल चलकर मेज के नीचे गया और कालीन का कोना उठाया। उसके नीचे लकड़ी के फर्श का एक तख्ता बाकी तख्तों से थोड़ा अलग रंग का था। उस पर उंगलियों के निशान भी थे, जैसे उसे कई बार उठाया और रखा गया हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हथौड़ी के किनारे से उस तख्ते को उठाने की कोशिश की। थोड़ी सी मशक्कत के बाद वो एक कट की आवाज के साथ खुल गया। नीचे एक छोटा सा तहखाना था और उस तहखाने के अंदर धूल और जालों में लिपटी हुई एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी रखी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने वो डायरी उठाई। उसकी जिल्द पर कोई नाम नहीं था, बस एक पुराना धुंधला सा चिन्ह बना हुआ था। अस्पताल की मुख्य इमारत का एक पुराना नक्शा। मैंने डायरी खोली। उसके पन्ने पीले और नाजुक हो चुके थे। उन पर किसी की बहुत पुरानी स्याही वाली कलम से लिखावट थी। पहली ही लाइन पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तिथि 14 अगस्त 1947। आज भैरवपुर के इस वीरान टुकड़े पर हमने उस इमारत की नींव रखी है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवनदायिनी बनेगी। लेकिन हर जीवन की एक कीमत होती है और इस जमीन ने आज हमसे अपनी पहली कीमत वसूल ली है। ये डायरी भैरवपुर सरकारी अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर अविनाश वर्मा की थी। डॉक्टर वर्मा हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर के दादाजी। मैं पढ़ता गया और मेरे सामने एक ऐसा भयानक सच खुलने लगा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डायरी में लिखा था कि जिस जमीन पर अस्पताल बनाया गया था वो एक बहुत पुराना जागृत शमशान था। एक ऐसी जगह जहां सदियों से अकाल और महामारियों में मारे गए लावारिस लोगों को दफनाया या जलाया जाता रहा था। निर्माण के दौरान कई अजीब और भयानक घटनाएं हुई। मजदूर बीमार पड़ने लगे, मशीनें अपने आप बंद हो जाती थीं और रात में निर्माण स्थल से चीखने और रोने की आवाजें आती थीं। काम रुकने की कगार पर था। तब डॉक्टर अविनाश वर्मा और उनके साथियों ने स्थानीय तांत्रिकों से संपर्क किया। तांत्रिकों ने बताया कि उन्होंने जमीन की शक्ति को छेड़ दिया है। एक ऐसी भूखी, अतृप्त ऊर्जा जो सदियों की मौत और दुख से बनी थी। उन्होंने उसे शांत करने का एक तरीका बताया, एक भयानक तरीका, एक समझौता। उस शक्ति को समय समय पर एक भेंट चाहिए थी, एक ऐसा शरीर जिसमें अब जान ना हो लेकिन जिसकी आत्मा अभी भटकी हुई हो, एक लावारिस लाश। तांत्रिकों ने एक अनुष्ठान किया और अस्पताल की नींव के ठीक नीचे मुर्दा घर के भविष्य के स्थान पर उस शक्ति को स्थापित कर दिया। समझौते के तहत हर कुछ सालों में
जब भी कोई ऐसी लावारिस लाश मुर्दा घर में आती जिसका कोई बावेदार ना हो, उसे चुपचाप बिना किसी रिकॉर्ड के मुर्दा घर के फर्श के नीचे बने गुप्त तहखाने में डाल दिया जाता था। ये उस शक्ति के लिए भोजन था और इसके बदले में वो शक्ति अस्पताल की रक्षा करती, उसे समृद्ध बनाती। डायरी के आखिरी पन्नों में डॉक्टर अविनाश वर्मा ने लिखा था, ये एक पाप है, मैं जानता हूं, लेकिन ये एक जरूरी पाप है। हमने एक शैतान से सौदा किया है ताकि हम हजारों की जान बचा सकें। मेरे आने वाली पीढ़ियों को ये जिम्मेदारी निभानी होगी। इस राज को हमेशा राज ही रखना होगा। अगर ये सिलसिला टूटा तो वो शक्ति भूखी हो जाएगी और एक भूखी शक्ति अपनी खुराक खुद तलाश लेती है। वो मुर्दा घरों से नहीं, जिंदा लोगों के बीच से अपना शिकार चुनेगी। मेरे हाथ से डायरी छूटकर जमीन पर गिर गई। मेरा सर घूम रहा था। तो ये था अस्पताल की सफलता का राज, एक शैतानी समझौता जो लाशों की नींव पर टिका था। और राकेश जी को जरूर ये डायरी हाथ लग गई थी। वो इसी राज का पता लगा चुके थे। वो जानते थे कि अस्पताल का प्रशासन, जिसमें खुद डॉक्टर वर्मा शामिल थे, इस भयानक परंपरा को निभा रहे थे और वो इस सच को सबके सामने लाने वाले थे। इसीलिए उन्हें मार दिया गया। डॉक्टर वर्मा ने उन्हें मारा, एक हार्ट अटैक की शक्ल देकर, ताकि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। डायरी में लिखा था कि ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। पिछले कुछ सालों में आधुनिकीकरण और सख्त नियमों के चलते शायद ये लावारिस लाशों को इस तरह गायब करना मुश्किल हो गया था। शायद ये सिलसिला टूट गया था और वो शक्ति भूखी थी। और जब राकेश की मौत हुई, एक ऐसे इंसान की जिसे धोखे से मारा गया था, जिसकी आत्मा में गुस्सा और बदला लेने की भावना थी, तो शैतानी शक्ति को अपनी खुराक मिल गई। उसने राकेश की लाश को अपना मोहरा बनाया, अपना हथियार। वो सिर्फ राकेश की लाश नहीं थी, वो सदियों पुरानी भूखी शक्ति का एक रूप थी। बहुत ठंड है। अब मुझे उस वाक्य का मतलब समझ आया। वो राकेश की आत्मा की आवाज थी, जो शैतानी शक्ति के बर्फीले शिकंजे में कैद थी। वो ठंड मौत की ठंड थी, उस कब्र की ठंड थी जिसमें उसे कैद कर लिया गया था। तभी मुझे अपने पीछे दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी। चर्र! मेरा दिल उछल कर मेरे मुंह में आ गया। मैंने पलट कर देखा। दरवाजे पर कोई खड़ा था, लेकिन वो राकेश नहीं था, वो डॉक्टर वर्मा थे। उनके हाथ में एक रिवॉल्वर थी जिसका मुंह सीधा मेरी तरफ था। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस एक ठंडी पत्थर जैसी शांति थी। मुझे अंदाजा था कि तुम यहां तक पहुंच ही जाओगे अर्जुन। राकेश की तरह तुम भी बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो, और जिज्ञासा की सजा मौत होती है। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। मेरे हाथ में वो डायरी थी। आपने राकेश जी को मारा? मेरी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर वर्मा हल्के से मुस्कुराए। वो एक वहशियाना मुस्कान थी। उसे मरना ही था। वो हमारे परिवार की विरासत को, इस अस्पताल की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहता था। मेरे परदादा ने यह अस्पताल लोगों की भलाई के लिए बनाया था। उसके लिए कुछ बलिदान देने पड़े। राकेश ये समझ नहीं पाया। बलिदान? आप लाशों को एक शैतान को खिलाते हैं और इसे बलिदान कहते हैं? मैं गुस्से और डर के मारे चिल्लाया। तुम्हारी समझ से बाहर है ये सब। डॉक्टर वर्मा ने रिवॉल्वर का सेफ्टी कैच हटाते हुए कहा, अब ये डायरी मुझे दो और मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा, वरना। तभी कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। एक बर्फीली हवा का झोंका न जाने कहां से आया और कमरे में रखी मोमबत्तियों को बुझा गया। कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ खिड़की से आती चांद की हल्की सी रोशनी थी। मुझे वही जानी पहचानी ठंड महसूस होने लगी जो हड्डियों को जमा देती थी। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर वर्मा की आवाज में पहली बार घबराहट थी। उन्होंने रिवॉल्वर वाला हाथ चारों तरफ घुमाया और फिर हमें वो आवाज सुनाई दी। खचाक, चर्र, घिसटने की आवाज। और इस बार वो स्टडी रूम के अंदर से नहीं, बाहर हॉल से आ रही थी। वो आ गया था। डॉक्टर वर्मा ने दरवाजे की तरफ रिवॉल्वर तान दी। कौन है? सामने आओ। हॉल के अंधेरे से एक साया उभरा। वो धीरे धीरे अपने अकड़े हुए कदमों से चलता हुआ स्टडी रूम के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। चांद की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई दिया।
राकेश। लेकिन आज वो पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी त्वचा और ज्यादा गल चुकी थी, कुछ जगहों से हड्डियां तक नजर आ रही थीं। उसके कपड़े फटे हुए थे और उन पर सूखी मिट्टी और कीचड़ लगा हुआ था, जैसे वो अभी अभी किसी कब्र से निकल कर आया हो। और उसकी वो सफेद आंखें, आज वो सिर्फ सफेद नहीं थीं, उनके अंदर एक हल्की नीले रंग की रोशनी जल रही थी, जैसे दो भूतिया जुगनू। राकेश, डॉक्टर वर्मा की आवाज डर के मारे एक फुसफुसाहट में बदल गई। राकेश का सिर एक झटके से उनकी तरफ मुड़ा। कर्ण की आवाज आई, उसके नीले होंठ धीरे धीरे खिंचे उसी वहशियाना मुस्कान में। तुम जिंदा नहीं हो सकते, डॉक्टर वर्मा चीखे और उन्होंने गोली चला दी। धड़ाम! गोली सीधा उसके सीने में लगी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो बस एक कदम और आगे बढ़ गया। उसके सीने में हुए छेद से काला गाढ़ा खून नहीं, बल्कि एक अजीब सा काला धुआं निकल रहा था। डॉक्टर वर्मा ने घबराकर एक और गोली चलाई, फिर एक और। धड़ाम धड़ाम! गोलियां उसके शरीर में धंसती रहीं, लेकिन वो चलता रहा। अब वो डॉक्टर वर्मा के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। डॉक्टर वर्मा की रिवॉल्वर खाली हो चुकी थी। वो डर के मारे पीछे हटने लगे और दीवार से जा टकराए। दूर रहो मुझसे, दूर रहो! राकेश ने अपना एक हाथ उठाया। उसकी उंगलियां अब लंबी और किसी पंजे की तरह नुकीली हो चुकी थीं। उसने वो पंजा डॉक्टर वर्मा की गर्दन की तरफ बढ़ाया। मैं ये सब देख नहीं सका। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे कानों में डॉक्टर वर्मा की एक दिल चीर देने वाली चीख गूंजी और उसके साथ ही हड्डी टूटने और मांस के फटने की घिनौनी सी आवाज आई। फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद जब मैंने आंखें खोलने की हिम्मत की तो डॉक्टर वर्मा जमीन पर पड़े थे। उनकी गर्दन एक अजीब से कोण पर मुड़ी हुई थी और उनकी आंखें खौफ से फटी हुई थी। वो मर चुके थे और उनके ऊपर राकेश खड़ा था। उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था। उसने एक पल के लिए डॉक्टर वर्मा की लाश को देखा और फिर उसने धीरे धीरे मेरी तरफ पलटा। मैं अपनी जगह पर जम गया। अब मेरी बारी थी। बदला पूरा हो चुका था। अब वो मुझे मारेगा, क्योंकि मैं इस राज का आखिरी गवाह था। वो मेरे करीब आता गया। उसकी सफेद चमकती हुई आंखें मुझ पर गड़ी हुई थी। मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपना वही खूनी हाथ उठाया। मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने मुझे छुआ नहीं। उसने अपनी लंबी नुकीली उंगली से पहले जमीन पर पड़ी डायरी की तरफ इशारा किया, फिर उसने डॉक्टर वर्मा की लाश की तरफ इशारा किया और आखिर में उसने अपनी उंगली अपनी छाती पर रखी, जहां अभी भी गोलियों के निशान से काला धुआं निकल रहा था। और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। उसने अपना सिर हल्का सा झुकाया, जैसे वो मेरा धन्यवाद कर रहा हो। मुझे समझ आ गया, वो मुझे मारना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मैं सच जानूं। वो चाहता था कि मैं देखूं कि उसके साथ क्या हुआ और उसका बदला कैसे पूरा होता है। मैं उसका हथियार नहीं, उसका गवाह था। अचानक से राकेश के शरीर से वो काला धुआं और तेजी से निकलने लगा। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे उसके अंदर कोई भयानक लड़ाई चल रही हो। उसकी सफेद आंखें झपकने लगी और एक पल के लिए मुझे उन आंखों में वही पुरानी राकेश जी की झलक दिखाई दी, दर्द और तकलीफ से भरी हुई। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। वो राख में बदल रहा था। उसके मुंह से आखिरी बार एक खोखली, दर्द भरी आवाज निकली। ठंड खत्म हुई और अगले ही पल वो पूरी तरह से गायब हो गया। कमरे में सिर्फ मैं, डॉक्टर वर्मा की लाश और वो भयानक डायरी रह गई और हवा में फैली एक अजीब सी शांति, जैसे सदियों से चला आ रहा कोई श्राप आज खत्म हो गया हो। उस रात के बाद क्या हुआ, ये एक लंबी कहानी है। मैंने पुलिस को बुलाया। मैंने उन्हें वो डायरी सौंपी। एक बहुत बड़ी जांच शुरू हुई। अस्पताल की नींव को खोदा गया और उसके नीचे से दर्जनों कंकाल मिले। अस्पताल का प्रशासन बदल गया और उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मुझे पागल समझा गया, लेकिन मेरे पास सबूत था, वो डायरी। लोग कहते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा काम किया, मैंने एक भयानक राज को उजागर किया, लेकिन वो नहीं जानते कि उस रात के बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा। मैं आज भी रात में सो नहीं पाता। जब भी मैं आंखें बंद करता हूं, मुझे वो दो सफेद आंखें दिखाई देती हैं। मुझे आज भी कभी कभी अपने आसपास वही बर्फीली ठंडक महसूस होती है।
कभी कभी मुझे लगता है कि उस रात उस कमरे में सिर्फ राकेश की लाश ही खत्म नहीं हुई थी, शायद मेरे अंदर का भी कुछ हिस्सा हमेशा के लिए मर गया था। शायद उस शक्ति ने राकेश को तो आजाद कर दिया, लेकिन उसकी एक परछाई, एक एहसास हमेशा के लिए मेरे साथ छोड़ गई। एक याद दिलाने के लिए कि मौत कभी कभी अंत नहीं होती, कभी कभी वो बस एक भयानक शुरुआत होती है।